नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान की आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली क्लास जो हमने ली थी कल की, उसमें हमने बात करी थी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहते किससे हैं और राजस्थान में उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, वो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन कौन सी है और उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं और उनकी खोज कैसे हुई, उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पाषाणकालीन आर्कियोलॉजिकल स्थान। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, हम पहले ही इसका वर्गीकरण कर चुके हैं। हमने 3 भागों में बांट दिया था इसको। आपको अच्छे से पता होगा कि पाषाणकालीन आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ताम्र पाषाणकालीन आर्कियोलॉजिकल साइट्स और आपके हड़प्पन, यूँ कहिए कि हड़प्पा सभ्यता के समकालिक या कांस्य युगीन साइट्स और लोह युगीन साइट्स, इसके बारे में हम पिछली क्लास में बढ़िया तरीके से डिवाइडेशन कर चुके हैं। आज जो हमारा मैटर रहेगा वो रहेगा कि पाषाणकालीन, अर्थात आपके जो लिथिक एज था, ठीक है ना, इसमें आपके किस हिसाब से रहा, तो उस पर हम बात करेंगे। और पाषाण काल को हम है वो विद्यार्थियों 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पुरा पाषाण, फिर आता है मध्य पाषाण, फिर आता है आपके नवपाषाण। ठीक है, और ये नवपाषाण जैसे खत्म होगा तब आएगा आपके ताम्रपाषाण। नवपाषाण के बाद में यूँ कहिए कि शुरू हो जाता है ताम्रपाषाण। और कुछ समय बाद में शुरू हो जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद में शुरू होती है वैदिक सभ्यता, और ये ताम्रपाषाण निरंतर चलता रहेगा। ताम्रपाषाण नवपाषाण काल के बाद शुरू हुआ लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास, और 1500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। और हड़प्पा सभ्यता को हम लगभग आपके 2300 के आसपास मानते हैं और लगभग 1750 तक ख़त्म मानते हैं। ठीक है ना, तो हड़प्पा सभ्यता से पहले ताम्रपाषाण शुरू हुआ है और हड़प्पा सभ्यता के बाद जाके ताम्रपाषाण ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो पुरा, मध्य, नव, फिर ताम्र, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, ये इतिहास का हमारा क्रम रहा है। फिर पुरा पाषाण में विद्यार्थी हम 3 भागों में बांट देते हैं। पुरा पाषाण को फिर 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें आपकी लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। हिंदी में कहूँ तो निम्न पुरा पाषाण तो सबसे पहला काल था, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। जैसे ही उच्च पुरा पाषाण खत्म होगा फिर होगा आपके ये मेसोलिथिक काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक के 3 भाग, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। और अपर पैलियोलिथिक जैसे खत्म होगा मेसोलिथिक शुरू होगा, मेसोलिथिक जैसे खत्म होगा नियोलिथिक शुरू होगा, नियोलिथिक जैसे खत्म होगा कैलियोलिथिक शुरू होगा, और इधर आपके हड़प्पा सभ्यता भी शुरू हो जाएगी 1001 साल बाद में। दोनों चलेगी साथ में, ताम्रपाषाण निरंतर चलता रहेगा और साथ साथ में हड़प्पा सभ्यता भी चलती रहेगी। जैसे मैं उदाहरण देके बताता हूँ। अब जैसे कालीबंगा, कालीबंगा हड़प्पा का स्थान है और आहड़ ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। तो देखते हैं दोनों ही साथ में रहे हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई
हो सकता संपर्क रहे हो, नहीं भी रहे हो, उस पर हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले पुरापाषाणकालीन स्थलों की, फिर करेंगे मध्य पाषाणकालीन स्थलों की, फिर करेंगे नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर हड़प्पा और फिर वैदिक सभ्यता के स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं पुरापाषाण में। अवधि वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो हिस्ट्री के बालक अपने आप रखेंगे, बालक बालिकाएं जो हमने हिस्ट्री के स्टार्टिंग के 10 क्लासेस ली है उसमें सारा कुछ है। राजस्थान के एंगल से जब पढ़ते हैं तो इन सबको जानने की ज़रूरत होती नहीं है, सामान्य परिचय में करता रहूँगा साथ साथ में। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के स्थानों की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे टेबल साथ में लाया हूँ ताकि आपको आराम से चीज़ें मिल जाए और मेरा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, इसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। ठीक है, अब पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इसके 3 भाग है, लोअर, फिर मिडल आया, मिडल खत्म हुआ, उसके बाद में अपर एज आया। अब राजस्थान के कुछ स्थानों की हालत ये है कि कई सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ से कुछ साक्ष्य लोअर के भी मिले, कुछ मिडल के भी मिले, कुछ अपर के भी मिले। मतलब ये हुआ कि कुछ कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर तीनों ही कालों के साक्ष्य मिले, मतलब लोअर, मिडल, अपर, इसलिए इसको सीधा ही बोल दिया जाता है पुरापाषाणकालीन स्थल। ठीक है, ऐसा विभाजन नहीं किया जाता। हालांकि मध्य पाषाण अलग है, निम्न पाषाण अलग है, लेकिन पुरापाषाण के अंदर मध्य पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण, इसका थोड़ा सा कैटेगरी करने में थोड़ी सी राजस्थान में दिक्कत है। इसलिए लोग क्या करते हैं, परीक्षक जब प्रश्न देता है तो 3-4 स्थान एक साथ देता है। जैसे मानो कि ये दे दिया कि डीडवाना जैसलमेर लूनी नदी क्षेत्र, या ये दे दिया डीडवाना जायल सिंगी तालाब अमरपुरा, तब आपको 4-5 जब एक साथ स्थान देंगे ना तो फिर आपके एक उत्तर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एक स्थान से तीनों साक्ष्य मिल सकते, लेकिन 4-5 स्थानों से तीनों के साक्ष्य मिले ये जरूरी नहीं है। तो ये साक्ष्य आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, जैसे डीडवाना, जायल, सिंगी तालाब, अमरपुरा, ये सारे के सारे आपके नागौर के आसपास है। सोनित, चित्तौड़गढ़, गंभीर नदी क्षेत्र और जोधपुर के अंदर मोगरा पठार, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ लोअर पैलियोलिथिक एज के प्रमाण हमारे को प्राप्त हुए हैं। जहाँ तक मिडिल पैलियोलिथिक की आ जाती है बात, तो होकरा और बरिधानी जो कि अजमेर के पास में एक शुष्क झील के रूप में माने गए। ठीक है, डीडवाना, जैसलमेर, लूनी नदी क्षेत्र, बेड़च नदी घाटी। अब जैसे डीडवाना यहाँ पे भी है, डीडवाना यहाँ पे भी है। क्यों? क्योंकि डीडवाना में लोअर पैलियोलिथिक के भी मिले, मिडिल पैलियोलिथिक के भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए, इसलिए डीडवाना को दोनों जगह लिखा है। डीडवाना को हम यहाँ पर भी लिखते हैं, इसलिए जब डीडवाना के साथ में 4 नाम इधर से कोई आ गए, जैसे जायल, सिंगी तालाब, अमरपुरा, तो वो चारों नाम यहाँ पे नहीं, इसलिए वो चला जाएगा लोअर पैलियोलिथिक में। अगर डीडवाना के साथ में जैसलमेर, लूनी नदी क्षेत्र ये लिख लिया जाए तो वो मिडिल में चला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अपर की। अपर में आपके अलानिया, कोटा के अंदर बुढ़ा पुष्कर, हरसोरा, अलवर, बैराट, चंबल नदी घाटी, सोहनपुरा, सीकर, ये सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से अपर पैलियोलिथिक एज के प्रमाण मिले हैं। और ख़ास बात विद्यार्थियों ये भी है कि इनमें से कुछ स्थान जैसे अलानिया है, सोहनपुरा है ना, हरसोरा है, यहाँ से उच्च पुरापाषाण खत्म होने के बाद जैसे मध्य पाषाण शुरू हुआ तो यहाँ से कुछ प्रमाण मध्य पाषाण के भी मिले हैं। तो कई किताबों में आपको ये मध्य पाषाण में भी मिलते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा सा रहता है, लेकिन जहाँ से एक ही काल के प्रमाण मिले वो परीक्षा में आने के चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैं इसमें से आपको कुछ मोस्ट लगा के दे सकता हूँ कि मोस्ट कुछ बता दो सर, वो रट लेते हैं क्या। ठीक है, देखिए जैसे अलानिया, बुढ़ा पुष्कर, वैसे ये 2, हरसोरा 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, और होकरा क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके लूनी नदी क्षेत्र भी। ठीक है, सिंगी तालाब, अमरपुरा, ये कई बार पूछते हैं सवाल, डीडवाना, जायल का भी। ठीक है, ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे आपके दर भरतपुर के अंदर आया हुआ है वो, और अलानिया, हरसोरा,
सोहनपुरा। यहाँ से क्या है ना कि शैल आश्रय मिले हैं, मतलब आपके कुछ गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, शैल आश्रय है जो कि आपके अपर पैलियोलिथिक एज, मैं यूपी लिख रहा हूँ, अपर पैलियोलिथिक एज व मेसोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण दोनों से संबंधित है। मेसोलिथिक एज से भी संबंधित है और अपर पैलियोलिथिक एज से भी संबंधित है। यहाँ से कुछ शैलाश्रय प्राप्त हुए। तो एग्जैक्टली क्या है ना कि डेट तय नहीं कर पाते, कई बार कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो किसी भिन्न काल के भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि कौन सा स्थान है। बस मोटे तौर पे यही कहूँगा मैं कि राजस्थान के एग्ज़ाम में, जो राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना कि पुरा पाषाण के कौन से हैं, मध्य पाषाण के कौन से हैं, नव पाषाण के कौन से हैं। उसके भीतर जब जाएंगे तो ये और आपकी आगे कैटेगरी हो जाती है। स्कूल लेक्चर के सेकंड पेपर में ये कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पूछ सकते हैं, पिछली बार शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है कि सिंगी तालाब, अमरपुरा, डीडवाना, ऐसा कुछ कि कौन से काल से संबंधित है। फिर आया था कि लोअर पैलियोलिथिक या मिडिल पैलियोलिथिक या अपर पैलियोलिथिक। ठीक है ना, इस टाइप से आया था। एक तो बात ये हो गई। अब देखिए हम यहाँ पे थे तो लोअर, मिडल और अपर, इन तीनों की बात है। फिर अपन मध्य पाषाण पे आए, उससे पहले हम थोड़ा सा पुरा पाषाण के कालों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पुरा पाषाण पुरातत्व स्थल। ठीक है, कि पुरा पाषाण पुरातत्व स्थल। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी खोज कैसे हुई, इनकी खोज कैसे हुई और खोज की किसने। ठीक है, और फिर देखते हैं कि प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। अगर देखो विद्यार्थियों, खोज की बात करें हम तो कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है कि राजस्थान के अंदर पुरातात्विक स्थलों की खोज में कई सारे लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो हमेशा से रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले 1870 के अंदर, कब 1870 के अंदर एक विद्वान थे पुरातत्व शास्त्री C.A. हैकेट करके, हैकेट, C.A. हैकेट ने जयपुर व इंद्रगढ़ कोटा से एल्यूशियन एसूरियन प्रकार के प्रस्तर उपकरण एशुलियन, एसूरियन नहीं, लियन, SU लियन। ये क्या शब्द है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, बस एक लाइन लिख लेता हूँ मैं फिर समझाता हूँ। उपकरण कौन कौन से, हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है, क्लिपर मतलब विदारणी, ठीक है, हैंड एक्स, क्लिपर, मतलब ये सारे वो उपकरण हैं जो इस पाषाण काल के प्रमुख एक रूप से यहाँ से हमें प्राप्त हुए। इनकी मुख्य विशेषता जो है वो रही है यहाँ पे। ठीक है, हस्त कुठार है, क्लिपर है ना, जैसे अपन सॉरी विदारणी, विदारणी अलग है, विदारणी अलग है, एक मिनट, विदारणी को हम कहते हैं स्क्रेपर, विदारणी प्राप्त किए, खोजे।
देखिए पाषाण काल को 3 भागों में हमने बांटा इसलिए है कि जो आपके पुरा पाषाण था इसमें सबसे बेकार टाइप के यूं कहिए कि कला विहीन प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पाषाण में हमें माइक्रोलिथ उपकरण प्राप्त हुए, छोटे उपकरण लेकिन काफ़ी बढ़िया उपकरण थे। और नव पाषाण काल में अत्याधुनिक उपकरण प्राप्त हुए। तो जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा उपकरण की क्वालिटी जो है वो बढ़िया होती गई, उपकरण छोटे होते गए, धारदार होते गए, चमकीले होते गए। और जैसे जैसे पुराने इतिहास पे जाते हैं तो पुरा पाषाण में सबसे घटिया प्रकार के उपकरण हमें प्राप्त हुए। पुरा पाषाण में भी आपके जो उच्च पुरा पाषाण हैं वो फिर भी ठीक था, मध्य उससे थोड़ा ठीक था, उच्च पुरा पाषाण सबसे ठीक था। निम्न पुरा पाषाण में सबसे घटिया प्रकार के हमें औजार मिले। सबसे घटिया औजार यहाँ के, उसके बाद ठीक ठाक यहाँ के, ये थोड़े ठीक थे, ये अच्छे थे, ये सबसे अच्छे उपकरण यहाँ से मिले। क्योंकि समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे उस समय की जो लोगों में है वो क्वालिटी बढ़ती जाती है। जैसे हम माने कि 1940-50 में एक कंप्यूटर जैसी आकृति कैसी होती थी और आज कैसी हो गई है। आपको पता होगा कि बड़े बड़े हॉल में कंप्यूटर रखा जाता था। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि हम जेब में कंप्यूटर रखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ समय के साथ साथ में आधुनिकता आती है। तो ये पूरा पाषाण की बात चल रही है। इस समय औजार इतने ठीक नहीं थे। तो यहाँ के जो औजार हैं ऐसे औजार फ्रांस के अंदर भी मिले थे एशिलियन क्षेत्र में। इसलिए इन सारे औजारों को ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियन विद्वानों ने जिन्होंने भी खोज करी, ये सारे यूरोपियन लोग ही थे, कैट हो चाहे कार्लाइल हो, तो इन्होंने नाम भी उस हिसाब से दिए। तो इन्होंने क्या कहा, इसको एशिलियन संस्कृति कहा। क्यों? क्योंकि एशिलियन क्षेत्र में भी ऐसे ही उपकरण मिले थे। अब इन एशिलियन प्रकार उपकरण में कौन कौन से उपकरण आते हैं? एक तो कुल्हाड़ी जो पत्थर की बनी होती थी, ठीक है, एक क्लिपर, और एक आपके विदारणी स्क्रैपर। स्क्रैपर का मतलब होता है आपके जब सब्जियां वगैरह छीलते हैं ना तो उसे अपन स्क्रैपर बोलते हैं। तो इस टाइप की कुछ खोजें जो है कहाँ से करी? जयपुर व इंदरगढ़ से खोज करी। और इसके साथ ही राजस्थान के अंदर यूँ कहिए कि पुरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज यहाँ से शुरू हो चुकी थी। कब से? 1870 में C.A. हैकेट के नेतृत्व में ये कार्य राजस्थान में शुरू हुआ। भारत की बात करें तो आपके मद्रास के अंदर स्टार्ट हुआ और वहाँ पर भी हैंड एक्स वगैरह पलवरम में, मदुरई में वहाँ पे खोजे गए। वो भी बहुत पहले की बात नहीं, वो भी 1860 के आसपास भारत में भी इनकी खोज शुरू हुई थी और कुछ समय बाद में राजस्थान में भी इनकी खोज शुरू होगी। तत्पश्चात कार्लाइल ने 1870 में है वो विस्तृत काम शुरू किया। तत्पश्चात 1870 में कार्लाइल, उसी साल की बात है, कोई बहुत पुराना नहीं है कार्लाइल। 1870-71 लिख लो साथ में भले। कार्लाइल द्वारा उत्खनन आगे बढ़ाया जाता है। जिसमें आगे विभिन्न विद्वानों का योगदान रहा। ठीक है, अब कुछ ऐसे पुरातत्व शास्त्रियों के नाम जिन्होंने राजस्थान के पुरापाषाणकालीन स्थलों की खोज में अहम योगदान दिया। तो देखिए किन किन ने योगदान दिया। एक थोड़ा सा हल्का सा अपन है वो यहाँ नज़र डाल देते हैं। पहला नाम आता सेटनकार का, जिसने झालावाड़ के अंदर सेटनकार ने झालावाड़ में खोज करी 1908 के अंदर।
ठीक है, इस व्यक्ति ने, सैटनकार ने। दूसरा नाम आता है आपके भारतीय पुरातत्व विभाग का, ASI का। ठीक है, ASI ने तो सारा काम खैर किया ही है। इन्होंने, ASI ने स्पेशली 1954 के अंदर गंभीरी नदी क्षेत्र जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर, गंभीरी बेड़च क्षेत्र में उत्खनन करवाया और यहाँ से सैकड़ों की संख्या में जो है वो हमें स्थान जो है वो पुरातत्व साइट्स जो है वो प्राप्त हुई यहाँ पे। ठीक है, ये गंभीरी बेड़च स्थान कहाँ पे है? चित्तौड़ में, चित्तौड़ के अंदर। इसके बाद में तीसरा जो नंबर आता है विद्यार्थियों, वो आता है डेक्कन कॉलेज का। और डेक्कन कॉलेज पुणे के अंदर आपको अच्छे से पता है कि VN मिश्र का योगदान रहता था। डेक्कन कॉलेज पुणे, और इन्होंने यहाँ पे कौन रहता था? वीरेंद्रनाथ मिश्र। राजस्थान के अधिकांश स्थानों की खोज में इस व्यक्ति का योगदान जो है वो अविस्मरणीय है, उल्लेखनीय है। ठीक है, इन्होंने 1959 से इसी गंभीरी बेड़च क्षेत्र में काम करना शुरू किया था। ठीक है, इनका योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। उसके बाद में नाम आता है आपके पुरातत्व संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार के पुरातत्व संग्रहालय विभाग, ये राजस्थान सरकार के। और यहाँ थे रतन चंद्र अग्रवाल, और RC अग्रवाल का योगदान भी उल्लेखनीय है। तमाम क्षेत्रों की खोज RC अग्रवाल ने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है ना। ASI के अंदर आपके कई सारे लोगों का नाम आता है, BB लाल, BK थापर, JV जोशी, ये सब ASI के लोग थे। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग का था। VN मिश्र, प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ मिश्र डेक्कन कॉलेज पुणे के थे। इनके साथ में मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के कई सारे पुरातत्वविद भी थे। इसके साथ में एक नाम आता है ऑलचिन दंपत्ति का। पति पत्नी दोनों थे, पति पत्नी, और पत्नी B ऑलचिन ने जालोर में है वो कई सारे पुरातात्विक क्षेत्र खोजे थे। पत्नी थी ये ऑलचिन दंपत्ति में B ऑलचिन, इन्होंने है वो जालोर क्षेत्र में क्षेत्रों की खोज की। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपन और नाम लें तो इस योगदान में ऑलचिन के साथ में दो एक नाम और आते हैं, जैसे गाउडी और हेगड़े, और इन्होंने बुढ़ा पुष्कर जैसलमेर में है वो काम किया था। ऑलचिन के साथ में ऑलचिन, गाउडी, टी हेगड़े, इन्होंने किसकी खोज करी थी? इन्होंने बुढ़ा पुष्कर, पुष्कर जाते हैं ना तो दो पुष्कर रहता है, एक नया पुष्कर है, एक पुराना पुष्कर है, और जैसलमेर क्षेत्र में इन्होंने खोजें करी। ठीक है, तो इस प्रकार इन लोगों ने इसमें काम किया। तो ये ऐसी शख्सियतें थी, ये ऐसे पुरातत्व शास्त्री और संस्थाएं थी जिन्होंने राजस्थान के अंदर जो है वो यूं कहिए कि विभिन्न सारे पुरातात्विक स्थलों की खोज में अपनी अहम भूमिका जो है वो निभाई थी। ठीक है, तो एक ये थोड़ा सा आप अपने स्तर पे देख लेना। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में पुरातात्विक स्थलों की खोज कैसे हुई उस पर हमने बात की कि 1870 में कहानी बेसिकली स्टार्ट होती है और आज तक खोजें जो है वो जारी है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब खोज के बाद में अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से पुरापाषाणिक स्थल हमें प्राप्त हुए। तो पुरापाषाणिक में ये निम्न पुरापाषाण, ये मध्य पुरापाषाण और ये आपके उच्च पुरापाषाण और ये शैलाश्रय प्राप्त हुए। देखिए साथियों, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, ये इतने ही नहीं है। आप मान के चलिए कि हमने 5-5, 7-7 लिखे हैं, यहाँ पे है वो कई सारे नाम हैं, कई सारे गांव हैं, 100-200 गांव होंगे, इसलिए सारे तो हम याद नहीं कर पाएंगे कभी, बट मैंने जो महत्वपूर्ण थे वो सारे नाम मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इतना कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, कम से कम इतने नाम आप याद कर लेना। कई सारी किताबों ने बहुत कुछ इधर उधर किया है, आप इस पे विश्वास करना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ चीज़ें जो है वो प्रमाणित करके ही आपको प्रस्तुत की है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब पुरापाषाण का ये हो गया स्थान सारे। ठीक है, मैंने लिख लिया आपके पुरापाषाण के। अब हम बात करते हैं मध्यपाषाणिक स्थलों की। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, इन तीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बागोर का याद रखना है, डिटेल। ठीक है, बाकी सारे के सारे स्थानों का राजस्थान में वैसे नवपाषाण आया नहीं था। राजस्थान में मध्यपाषाण के बाद में सीधा ताम्रपाषाण शुरू हुआ था। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, चूँकि नवपाषाण था नहीं, तो हमें पुरापाषाण और मध्यपाषाण दोनों के स्थानों के बारे में, कौन सा किस ज़िले में है इतना याद रखना है, और बागोर की थोड़ी डिटेल याद रखनी है, क्योंकि बागोर भारत का पहला स्थान माना जाता है जहाँ से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है ना, तो बागोर को हम पढ़ेंगे। बागोर मध्यपाषाण कालीन स्थल है। राजस्थान में नवपाषाण आया ही नहीं था, और जो कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा था तो वो पुराने स्थानों का ही था, नया कोई ऐसा स्थान हमें मिला नहीं अभी तक। राजस्थान में मध्यपाषाण के बाद में सीधे ताम्रपाषाणिक बस्तियां बसी। रीज़न साफ थे कि राजस्थान में खेतड़ी जैसे क्षेत्रों में तांबा बहुत मात्रा में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये पुरापाषाण के स्थान सारे हो गए, और ये आप बढ़िया तरीके से लिस्ट बना के याद कर लेना। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ आपके मध्यपाषाण कालीन स्थलों पे। मध्यपाषाणिक स्थल, ठीक है, मध्यपाषाणिक स्थल। अब मध्यपाषाणिक स्थलों की बात करें तो मध्यपाषाणिक स्थल वे हैं जो पुरापाषाण काल के बाद, अर्थात उच्च पुरापाषाण काल के बाद कौन सा काल आएगा, तो हम कहेंगे कि उच्च पुरापाषाण के बाद में। ठीक है, किसके? उच्च पुरापाषाण के बाद में। के बाद मध्यपाषाण काल आरंभ हुआ। माना जाता है। इसे माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइक्रोलिथ का मतलब होता है सूक्ष्म उपकरण। तो इस काल में सारे जो उपकरण मिले, छोटे उपकरण मिले। ठीक है, और अब देखिए खास बात देखिए आप, सबसे पहले पुरापाषाण की खोज हुई, उसके बाद में नवपाषाण खोजा गया। तो हमें दो टाइप के उपकरण मिले थे स्टार्टिंग में, एक सबसे घटिया, एक सबसे बढ़िया। तो जो सबसे घटिया मिला तो इतिहास पुरातत्वविदों को ये लगा कि ये सबसे पहले बने होंगे, तो उनको उन्होंने पुरापाषाण का दर्जा दे दिया। तो सबसे बढ़िया मिले उनको उन्होंने नवपाषाण का दर्जा दे दिया। फिर क्या हुआ, कार्लाइल वगैरह को कुछ ऐसे उपकरण मिले जो न पुरा से संबंधित रखे जा सकते, न नवपाषाण में रखे जा सकते, मतलब वो न तो बढ़िया थे इतने और न वो घटिया थे। तो अब करें क्या? तब इन्होंने क्या किया, उनको उसके बीच में रखा कि न इनको पुरा में रखते हैं न नव में रखते हैं, इसको हम रख लेते हैं मध्य में, और उसके बाद उसका नाम पड़ा मध्यपाषाण। तो वो सूक्ष्म प्रकार के उपकरण ज़्यादा थे, और सूक्ष्म पत्थरों के उपकरणों को हम माइक्रोलिथ बोलते हैं, इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ एज कही गई। ये संक्रमण काल है प्राचीन पुरापाषाण का और नवपाषाण के बीच का। राजस्थान की मैं बात करूं तो 3 मेन स्थान हमें मध्यपाषाण के प्राप्त हुए हैं। एक हुआ है आपके तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, और दूसरा है सोजत पाली के अंदर, और तीसरा जो सबसे अहम स्थान माना जाता है, सबसे अहम स्थान जो नेशनल हिस्ट्री में अपना स्थान रखता है, वो माना जाता है बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे पे। बागोर एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या मिले वो अपन डिटेल से पढ़ते हैं आगे। इसलिए इसमें सबसे बढ़िया क्या ध्यान रखना है आपको कि यहाँ से 3 मुख्य स्थान प्राप्त हुए हैं, बागोर,
तिलवाड़ा और सोजत तीनों मध्य पाषाण के हैं। आप गलती से भी ऐसे कंफ्यूज मत होना, मध्य पुरा पाषाण के नहीं है, मध्य पाषाण के हैं। मध्य पाषाण अलग है, मध्य पुरा पाषाण अलग है। मध्य पुरा पाषाण इज ए पार्ट ऑफ ए पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो और जो मध्य पाषाण है वो अपने आप में एक अलग ही मेसोलिथिक पूरा अलग ही पीरियड है। ये जब खत्म होगा उसके बाद में मध्य पाषाण शुरू होगा, ठीक है। ये मध्य पुरा पाषाण है। तो अब आगे देखिए आप, हाँ यहाँ पे हम आते हैं। तो उच्च पुरा पाषाण का बाद में मध्य पाषाण काल आरंभ हुआ माना जाता है। इसे माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से सूक्ष्म उपकरण अधिक मात्रा में प्राप्त हुए। ठीक है। दूसरी बात, राजस्थान में मध्य पाषाण स्थल निम्न थे। एक था आपके बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, सोजत, पहले क्या जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे ना तो दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हम पढ़ा देते थे आराम से। आजकल क्या है कि क्योंकि सब बाड़मेर के बच्चे थे तो उनको हम बागोर के बारे में जो बताते थे लगभग वो पढ़ लेते थे। हम भी किताब में पढ़ के वही बता देते थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हम ऑनलाइन हो गए। अब हर ज़िले के बच्चे जुड़े हुए, भीलवाड़ा के भी बच्चे जुड़े हैं, पाली के भी जुड़े हैं, कालीबंगा के भी जुड़े हैं। फिर वो बच्चे जब हम पढ़ाते थे हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि हम पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ गलत नाम उच्चारण हो गया या कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन चली गई, किताबों में जनरली होती है, हम भी वही पढ़ाते हैं। तो हालांकि हम क्रॉस वेरीफाई खूब करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी कभार कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। हालांकि कोई मेजर त्रुटि नहीं रहती, कोई उच्चारण वगैरह में रहती है। तो हमें बड़ा सावधान होकर चलना पड़ता है कि कहीं गलती ना हो जाए। फिर बच्चे कहेंगे सर हमारे भीलवाड़ा में तो ऐसा नहीं है, हमारे पाली में तो ऐसा नहीं है, हमारे सीकर में तो ऐसा नहीं है सर, जो आपने बताया फिर आपने कहाँ से बता दिया। ऐसी बहुत दिक्कत आती है। यद्यपि बच्चे बहुत सपोर्टिव है। जैसे कालीबंगा का लेक्चर आया था तो कल कई सारे बच्चों ने कालीबंगा के मुझे फ़ोटो भेज दिए मैसेज बॉक्स में कि सर क्या पता आपके वो काम आ जाए कि उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, मैंने सारे फ़ोटो वगैरह देखे, उनकी डिटेल पढ़ी, मैंने जो कंटेंट तैयार किया उससे वो मैच भी किया। मैंने कहीं गलती तो नहीं रही अपने से, फिर पूरा अच्छे से चेक किया तो मैंने पाया कि हमने बहुत सही तरीके से सारी चीज़ें हैं वो लिख ली ऑलरेडी, और कुछ नहीं लिखी थी वो हमने ऐड कर दी। तो बच्चे बहुत सपोर्टिव होते हैं। मुझे कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए अपवाद, तो बाकी मैं पिछले 8-9 महीने से 10 महीने से रेगुलर क्लासेस आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ तो अपन ने अक्टूबर में काम शुरू कर दिया था, और पिछले लगभग 7-8 महीने से हम अच्छे से क्लासेस ले रहे हैं। आप लोगों का खूब सपोर्ट रहा, उसी की बदौलत आज हम वो 80-90% काम बढ़िया तरीके से कर चुके हैं, ठीक है ना। और अब बाकी का भी हम बढ़िया कर लेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट कहीं अटकेगा नहीं। परीक्षा तो क्या, बाद में भी जब विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाएगा, कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएगा, तब भी वहाँ अटकेगा नहीं। मेरी इसी शैली को अगर फॉलो कर लेगा ना तो भी काम हो जाएगा। फिर स्कूल कॉलेज में जाएंगे ना तो उसी नोट्स को बढ़िया वापस देख के बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा होमवर्क करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक स्थायी धरोहर विकसित की जा रही है, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें दूँ, सीमित भी दूँ और पर्याप्त भी दूँ, ठीक है ना। मेरे लिए बड़ी चुनौती का काम होता है ये, क्योंकि 10 पेज पढ़ के फिर आपको
आधे पेज में कंटेंट देना हो और फिर ये विश्वास के साथ बच्चों को कि प्रश्न हम फंसा देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, तो बहुत चुनौती होती है। क्या छोड़ें, क्या पढ़ाएं उनको, ठीक है ना। इस चुनौती को आप जब खुद पढ़ाओगे ना आगे भविष्य में, तब आपको ये चीज़ महसूस होगी कि कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है उसमें कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाना, जो खुद नेट क्वालिफाई किए हुए हैं और बहुत अच्छा स्तर है बच्चों का, ऐसी बात भी नहीं है। तो उनको पढ़ाना, वो भी ऐसे इतिहास जैसा सब्जेक्ट, कतई आसान नहीं है, कतई आसान नहीं है। और उसमें रेगुलर 3-4 क्लासेस देना बहुत बड़ी चुनौती होती है टाइप से, और उसमें आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पा रही है, बाकी नहीं हो पाती। ठीक है। तो राजस्थान में मध्य पाषाण के स्थल है वो, ये 3 स्थल रहे हैं। और मध्य पाषाण के, गलती से भी मध्य पुरा पाषाण मत करना, पुरा पाषाण कर लिया तो गलती हो जाएगी, क्योंकि पुरा पाषाण में स्थल कौन से, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। पुरा पाषाण में ये स्थल हैं सारे। इसमें देखो सोजत का भी नाम नहीं है, बाड़मेर की तिलवाड़ा का भी नाम नहीं, बागोर का भी नहीं, क्योंकि मध्य पुरा पाषाण है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार बच्चे हैं वो वापस कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, और ये मुझे बताना भी पड़ता है, क्योंकि आप भी आगे स्कूल्स में जाओगे तो आप भी बच्चों को इस हिसाब से बताना पड़ेगा। और हम मानते हैं कि मेरे से निकला हुआ बच्चा डेफिनेटली सेलेक्ट होगा ही होगा, नहीं भी होगा ना, किसी गलती से खुद रह भी जाता ना, तो जीवन में वह सफल नहीं होगा, ये बात तो तय है। जहाँ भी जाएगा वो अपना काम परचम लहरा के रहेगा, क्योंकि इस शिद्दत से हम पढ़ा रहे हैं, इसी शिद्दत से अगर आप पढ़ रहे हैं जैसा मैं सोच के चल रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे शानदार रिजल्ट निकलेगा, कहीं ना कहीं निकलना है, वो तय बात है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बागोर, तिलवाड़ा और सोजत, इन तीनों में से बागोर और तिलवाड़ा को बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नेशनल हिस्ट्री में दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये मैप आप देख रहे होंगे, ये है हमारा बागोर, ठीक है, अरावली की श्रृंखला के इस साइड में आया हुआ, बनास नदी की सहायक नदी कोठारी के पास में बागोर आया हुआ, भीलवाड़ा के अंदर। और यहाँ पर महासती का एक दौरा था, टीला था, उसी टीले की जब खोज की गई तो बागोर से कुछ वीएन मिश्र के निर्देशन में 1967, 68, 69, 1968, 67, 69 और 70 4 साल तक लगातार खोज की गई वीएन मिश्र के निर्देशन में, डेक्कन कॉलेज के निर्देशन में। तो यहाँ से हमें 14 प्रकार की खेती के साक्ष्य मिले, यहाँ पे कई सारे पशुओं के कंकाल मिले, हमने कसाई खाने तक का नाम दे दिया, यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले, सबसे विस्तृत शहर मिला ये इस काल का। इसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पे कुछ घर भी मिले। यहाँ पे खास बात देखिए विद्यार्थियों, यहाँ मध्य पाषाण के साथ साथ में फिर आगे जब पहली परत खोजी गई तो हमें लोहे के उपकरण मिले थे। जब और नीचे नीचे खोजते गए तो दूसरा चरण और खोजा गया, तब हमें तांबे के उपकरण मिले, तब और नीचे खोजा गया। जब तीसरा लेवल खोजा तब पता चला कि हमें कई सारे पशुपालन, कृषि, कच्चे घर, पक्को घर, है ना, सिलबटें, ऐसी सारी प्रमाण मिले गए। तब हम कहते हैं कि बागोर की खोज 3 चरणों में खुदाई की गई, पहले, दूसरे और तीसरे चरण में। जो पहला चरण था स्टार्टिंग ऊपर वाला भाग, जिसे हम तीसरा चरण कह सकते हैं, इसमें क्या उल्टा चलता है ऐसे, जैसे मान लो ये क्षेत्र है कोई, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये बागोर है तो ये ऐसे, ठीक है, 1 2 3, ये 3 स्तर की खोज होगी। पहला स्तर सबसे ऊपर, दूसरा और सबसे निचला स्तर पहला होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, लोहा मिला, यहाँ से ताम्र उपकरण मिले, और यहाँ से हमें है वो पशुपालन कृषि के साक्ष्य मिले, लघु उपकरण मिले, यहाँ पे माइक्रोलिथ मिले। तब हमने क्या कहा कि बागोर मध्य पाषाण कालीन स्थल का प्रतिनिधि शहर है। उसके बाद सीधा ताम्र पाषाण काल आया और फिर लोह काल आया, बीच में नव पाषाण कहीं आया ही नहीं। तो बागोर के बेस पे हम क्या कहते हैं कि राजस्थान के अंदर मध्य पाषाण के बाद में, हम क्या कहते हैं, राजस्थान के अंदर मध्य पाषाण के बाद में, राजस्थान के अंदर मध्य पाषाण के बाद में सीधा ताम्र पाषाण शुरू हुआ, नव पाषाणिक साक्ष्य नहीं मिलते। मध्य पाषाण के बाद में राजस्थान में स्थायी जीवन जो था
वो सीधा ताम्रपाषाण में शुरू हो गया था। हमने यहाँ पे तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया और इसके बाद में लोहे का काल जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर ये खास बात थी यहाँ पे, और इसका बागोर सबसे बढ़िया उदाहरण है वो माना जाता है। मैं वापस आ रहा हूँ। तो वीएन मिश्र के निर्देशन में 3 चरणों में खोज की गई और ये चीज़ें यहाँ से हमें प्राप्त हुई। ठीक है, इसलिए हम बागोर को जानते हैं। तो हम लिख लेते हैं बागोर के बारे में, डिटेल से लिखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये है कहाँ पे। ठीक है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। कोठारी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। कोठारी नदी के किनारे। अभी मैं इसको मिटा देता हूं। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे बनास की सहायक नदी महासती टीले पर प्रोफेसर वीएन मिश्र द्वारा (1967) में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया। जिसमें इनका सहयोग एल लेस्लिक ने किया। ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखना। और अगली बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बागोर की खुदाई उत्खनन तीन स्तरों में हुआ, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, अब मैं अलग स्लाइड पे ले रहा हूं। ठीक है, ये हम बागोर मान लेते हैं और ये हम स्तर मान लेते हैं इसके। ठीक है, कितने स्तरों पर खुदाई हुई है? 3 स्तरों पर खुदाई हुई है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो स्तर है उसको हम मान लेते हैं, क्या लेते हैं? है भी लोहकालीन। ठीक है, दूसरा स्तर हम मान रहे हैं ताम्रकालीन।
कालीन, ताम्र पाषाण कालीन। और तीसरा स्तर हम मान रहे हैं और मध्य पाषाण। ठीक है, तो जो खुदाई हुई आज तक, इसमें 3 कालों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखना, 3 कालों के साक्ष्य मिले हमें। अब हम देखते हैं कि किस काल के क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। देखो, लोहकालीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हमें कई सारे लोहे के उपकरण मिले और ऐसा माना गया है आज तक जो उपकरण मिले उसमें हमें टोटल 7 लोहे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कितने? 7 लोहे के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो लोहकालीन सभ्यता के अंदर 7 नहीं, सॉरी, हाँ 7 ही। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या मिला? पहली चीज़, 7 लोहकालीन उपकरण, लोह उपकरण, कई सारे मृद भांड। ठीक है, मृद भांड प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये मृद भांड भी आपकी एक प्रकार से काफ़ी बढ़िया अवस्था में मिले हैं। और इसके अलावा देखें तो 5 कंकाल तंत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लोहे के उपकरण प्राप्त होना इस बात का संकेत है कि यह पाषाणकालीन स्थल तो नहीं रहा इस समय तक। क्यों? क्योंकि लोहा जो है इसकी खोज 1000 ईसा पूर्व में अंतरजी खेड़ा यूपी में भी थी पहली बार। और ये काल सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के भी बाद और पूर्व वैदिक काल खत्म हुआ, उसके बाद जाके लोह काल शुरू हुआ। क्योंकि मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई पहली वस्तु तांबा थी, फिर कांसा, वगा, सोना सब यूज हुई, लोहा बहुत बाद में आया था। तो लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। उसके बाद बात आती है ताम्र पाषाण की। तो ताम्र पाषाण कालीन भी हमें कई सारे यहाँ पे ताम्र पाषाण कालीन मृदभांड मिले हैं। ताम्र पाषाण के कौन से मृदभांड है ये हम ताम्र पाषाण में अलग से पढ़ेंगे। तो एक तो यहाँ से 5 ताम्र उपकरण मिले हैं, जैसे सुई मिली है तांबे की। ठीक है, और एक आपके जो मछली पकड़ने का कांटा होता है ना, बाणाग्र जैसे हम कह सकते हैं, बाणाग्र नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कुंताग्र बोलते हैं शायद, कुंताग्र। कई सारे ऐसे 5 उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से है वो मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। हर काल के अपने मिट्टी के बर्तन जो है वो अलग अलग रहे हैं, वो भी अपन आगे समझने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मध्य पाषाण की बात करें तो मध्य पाषाण के क्या क्या प्रमाण हमें मिले हैं। सबसे पहला प्रमाण, पशुओं के कंकाल, ये कसाई खाने के साक्ष्य है। पशुओं का बाड़ा, बाड़े पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है। पशुपालन के कई बार आता है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तब एक नाम मध्य प्रदेश के आदमगढ़ का आता है और एक नाम हमारे बागोर का आता है। ठीक है, एक तो ये मिला। इसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ से 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले। ठीक है, 14 टाइप की खेती की है वो प्रमाण मिले, फसलें वगैरह बहुतायत में हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आदिम संस्कृति का संग्राहक बोलते हैं। इसके अलावा अगर अपन और बात करें मध्य पाषाण की तो यहाँ से हाँ, ये सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र था। शवाधान
पूर्व से पश्चिम रखे हुए शव मिले हैं, सिर पूर्व की तरफ और पैर पश्चिम की तरफ रखे शव प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो आप ये समझिए कि इस बागोर के अंदर हमें तीनों प्रकार के प्रमाण जो है वो प्राप्त होते हैं, तीनों सभ्यताओं के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ से जो शव मिली है, इन शवों में एक ऐसा शव भी मिला जिसकी एक व्यक्ति के गले में हड्डी का उपकरण डाला हुआ है। गले में हड्डी का उपकरण। ठीक है, ये कुछ हो गए। अब कुछ अन्य प्रमाण भी हम देख लेते हैं। बागोर से प्राप्त हुए अन्य प्रमाण। पत्थर के फर्श मिले हैं, सिलबटे मिले हैं, आटा चक्की मिली है। सिलबट्टे समझ गए आप? सिलबट्टे हमारे गाँव में वगैरह में आज भी, जैसे कोई चाय वगैरह भी बनाते हैं ना, तो मसाले वगैरह उसको ऐसे उसके ओखली में रख कर उसको पीसा जाता है ऐसे हाथ से, उसे सिलबट्टा बोलते हैं। तो सिलबट्टे, आटा चक्की वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ जो चीज़ें मिली, जो भी साक्ष्य मिले, इसके बेस पे हम एक जो पॉइंट पे पहुँचे वो ये पहुँचे कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान, मालवा, इन क्षेत्रों में, विशेषकर इन क्षेत्रों में स्थायी जीवन जो था वो ताम्रपाषाण के बाद सीधा मध्य पाषाण के बाद सीधा ताम्रपाषाण काल में शुरू हुआ था। ठीक है, नवपाषाणिक साक्ष्य ज़्यादा हमारे को यहाँ प्राप्त नहीं होते, सीधा ही ताम्र के ही मिलते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण और नवपाषाण में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नवपाषाण में क्या हुआ था, जीवन स्थायी हो गया, लोगों ने घर बना दिए, पशुपालन शुरू कर दिया, खेती शुरू कर दी और स्थायी रूप से रहने लगे। अग्नि का बृहद मात्रा में प्रयोग शुरू हुआ, पहियों का उपयोग करने लगे, और ये सारी चीज़ें ताम्र में भी होती थी। फ़र्क इतना था कि नवपाषाण के लोग तांबे का उपयोग नहीं करते थे और ताम्रपाषाण के लोग हैं वो तांबे का उपयोग बड़े पैमाने पे करते थे। ठीक है, और ताम्रपाषाण थोड़ा सा लेट शुरू होता है। तो हमारा जो स्थायी जीवन था वो मध्य पाषाण से सीधे ताम्रपाषाण पे आया। ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। बागोर से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर यह माना जाता है कि राजस्थान में स्थायी जीवन की शुरुआत स्थायी जीवन का आरंभ ताम्रपाषाण काल से आरंभ हुआ, अर्थात यहाँ पर मध्य पाषाण के बाद सीधे ताम्रपाषाण आरंभ हुआ। ठीक है, अब कहीं किताब का स्क्रीनशॉट मत भेज देना कि सर देखो ये नवपाषाण के राजस्थान स्थान पड़े हैं, तो वही है ताम्रपाषाण के स्थान ही नवपाषाण के स्थान ही है। बट फर्क इतना है कि यहाँ तांबा है इसलिए इसको नवपाषाण कहना ठीक नहीं लगता, वो नवपाषाण के स्थान बन जाते हैं।
ताम्रपाषाण के स्थान बन जाते हैं। ठीक है, ये बागोर की बातें थी जो आपको याद रखनी है। बागोर बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बागोर की बातें हो गई। ठीक है, बागोर के बाद में थोड़ा सा मैं आपको तिलवाड़ा का बता देता हूँ। ठीक है, तिलवाड़ा इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी हमें तिलवाड़ा को भी थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। अलग स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, तिलवाड़ा अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु बाड़मेर का है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा और मुझे बताना अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैं तिलवाड़ा जाके आया हूँ, इसलिए। बाड़मेर में अवस्थित, ठीक है, बालोतरा क्षेत्र और लूनी नदी का एरिया है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ स्लेटी लाल मृदभांड मिले, लाल कलर के मृदभांड प्राप्त हुए, सिलबटे प्राप्त हुए, मानव व पशु अस्थियों के राख प्राप्त हुए, पशु अस्थियों की राख ठीक है, और हाँ, अग्निकुंड प्राप्त हुए, 5 आवास प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये उक्त साक्ष्य मिस्र द्वारा खोजे गए। ठीक है, काल वही रहेगा इनका भी 1967 के आसपास। और पशुपालन के साक्ष्य, हाँ, बट इतने पैमाने पे नहीं है पशुपालन जितना कि बागोर में है तिलवाड़ा के अंदर भी पशुपालन। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों आपके यहाँ पे हम वापस आते हैं। तो देखो, पुरा पाषाण के स्थल तालिका से बता दी, मध्य पाषाण में दोनों स्थलों की थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब नव पाषाण के बाद राजस्थान में मध्य पाषाण के बाद सीधा शुरू होता है आपके ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण को हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, ताम्र पाषाणिक स्थल बताऊं उससे पहले थोड़ा सा इसकी विशेषता देख लेते हैं। अब कालीबंगा जैसे स्थान थे ना, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है, और कालीबंगा में हड़प्पा से पहले की छोटी छोटी संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं हमें। तो कालीबंगा के अंदर हम प्राक हड़प्पा भी बोलते हैं उसको, हड़प्पा भी बोलते हैं, और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य भी उससे हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ताम्रपाषाण कालीन स्थल था, क्योंकि कुछ स्थान ताम्रपाषाण कालीन थे जहाँ तांबा ज़्यादा था, जहाँ तांबा नहीं था तो वो स्थान नवपाषाण काल के बाद शुरू हुए छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियाँ थी जिसको किसी भी काल में नहीं रखा जाता, और हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा बन गई वो। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम ताम्रपाषाण को देखते हैं। और ताम्रपाषाण की कुछ मेन बातें बता दूं
और उसके बाद में हम देखते हैं कि ताम्र पाषाणकालीन स्थल राजस्थान में थे कौन कौन से। देखिए, जब बात विद्यार्थियों ताम्र पाषाण की आएगी और हम आहड़ को न याद करें या गणेश्वर को याद न करें तो गलत हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि ये ग्रामीण बस्तियाँ थी। कैसी बस्तियाँ थी? ग्रामीण बस्तियाँ थी। ठीक है। दूसरी बात देखें, ताम्र पाषाण के अंदर और ये बस्तियां अक्सर नदियों के किनारे बसी हुई थी। नदियों के किनारे, पहाड़ी अथवा मैदानी क्षेत्रों में बसी हुई थी। कोई भी ताम्र पाषाण कालीन बस्ती ऐसी नहीं है जो नदी के किनारे नहीं हो, मैदान या पहाड़ के किनारे नहीं हो। ठीक है, सारी सारी मैदानी भागों में बसी थी। भारत के अंदर कई सारी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। कायता संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे, महाराष्ट्र के अंदर जोरवे संस्कृति, राजस्थान के अंदर आहड़ गणेश्वर आहड़ और आपके आहड़ संस्कृति, गिलुंड, आहड़ गिलुंड बोल सकते हो, गणेश्वर बोलते हो, और गणेशपुरा जोधपुर संस्कृति, है ना। ऐसे राजस्थान भारत भर में मेन 5 संस्कृतियां हमें ताम्र पाषाण की मिली, जिसमें से 2 संस्कृतियां हैं वो राजस्थान के अंदर है। एक आपके आहड़ संस्कृति और दूसरी गणेश्वर संस्कृति। ठीक है, आहड़ के अंदर बालाथल, गिलुंड आ जाते, गणेश्वर में जोधपुरा साथ में आ जाता है। मैदानी भागों में बसी थी। इसके अलावा तीसरी बात, इस समय भी आपके कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन मुख्य व्यवसाय। गांव में रहते थे तो सीधी सी बात है। हड़प्पा सभ्यता का भाग इसलिए हम इनको नहीं मानते कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय क्षेत्र ज़्यादा थे, कृषि पशुपालन तो था, लेकिन उद्योग व्यापार वाणिज्य और भी अधिक था। यहाँ पे मृदभांड जो है वो चौक से बनाए जाते थे, हाथ से नहीं थे, चौक से मृदभांड बनाए जाते थे। बनाए जाते थे। यहाँ से हमें 2 टाइप के मृदभांड मिले हैं। सबसे अधिक जो लोकप्रिय थे इस समय वो थे ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब काले व लाल मृदभांड। ये मृदभांड आपके ताम्र पाषाणिक कालीन बस्तियों में सर्वाधिक थे। सर्वाधिक थे। ठीक है। एक आपके ओसीपी थे गेरुए कलर के। ये पहली बार ताम्र का पाषाण कालीन ऑर्चिड कलर पेंटेड वेयर, ऑर्चिड कलर वेयर। ये कैसे थे? ये प्रथम बार इसी ताम्र पाषाण में यूज हुए थे, प्रथम बार प्रयोग हुए थे। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों में पहला जो है ओसीपी का पहला उपयोग है वो इन्हीं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे भवन, दुर्ग, उद्योग भी हमें मिलते हैं। भवन बने थे, दुर्ग बनाने की कला इनको पता थी, उद्योग निर्मित होते थे, है ना, उद्योग इत्यादि से परिचित। तो ये ताम्र पाषाण कालीन, इसे चैल्कोलिथिक भी बोलते हैं। सी आगे है तो चैल्कोलिथिक, कई जगह कैल्कोलिथिक भी आ जाता है। ठीक है, इत्यादि से परिचित थे। ठीक है, तो ये कुछ खास विशेषताएं थी जो ताम्र पाषाणिक स्थलों की थी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब बात जब राजस्थान की आएगी कि राजस्थान में कौन कौन सी ताम्र पाषाणिक बस्तियां रही, तब हम वो इसके बारे में आगे देखते हैं। तो चैल्कोलिथिक है, और इनका अगर काल की बात करें तो इनका काल हमने पहले भी लिखा, दोबारा फिर लिख रहा हूँ कि 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो हड़प्पा सभ्यता से पहले से लेकर और हड़प्पा सभ्यता के बाद तक ये जारी रही। हड़प्पा से पहले
से लेकर वैदिक सभ्यता तक इसका काल रहा। ठीक है, काल रहा। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे राजस्थान के ताम्रपाषाणिक स्थल, और उसमें हम 4 मेन स्थलों की बात करेंगे। 5 आहड़, गिलुंड, बालाथल और गणेशोरा और जोधपुर, ये 5 मेन स्थल थे। 5 पर कल अपन डिस्कस करेंगे। और फिर हम सिंधु घाटी की पुरातात्विक स्थलों पे आएंगे, उसमें हम कालीबंगा वगैरह पे बात करेंगे। और फिर हम लौह स्थल पे आएंगे और उसमें हम बैराट पे बात करेंगे। और फिर शेष बचे सारे एक टेबल में पूरा कर देंगे। बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, बट हाँ इसको समझने वाली क्लासेज है ये। आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई ना तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।